नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। जी हां, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 5 अन्य राज्यों के साथ और उसको लेके चुनावी गहमा गहमी चल रही है। लोग एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, फोटो ऑप्स हो रहे हैं, कुछ तस्वीरें एयरपोर्ट पे हो रही हैं, कुछ घर पे हो रही हैं और कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि कौन किसके साथ जाएगा, कौन किससे मिलेगा, किसका गठबंधन बड़ा होगा, किसका अलायंस इतना सशक्त होगा कि दूसरे वाले को पछाड़ सके। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मेरे सहयोगी ब्रजेश पांडे होंगे। और पहले मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं जो आज की फोटो ऑफ द डे जिसे कहते हैं आज की तस्वीर, वो है संजय सिंह और अखिलेश यादव की। ये देखिए, इस तस्वीर को देखिए, दोनों एक साथ खड़े हैं, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी। तो ब्रजेश, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में हाथ मिला सकते हैं ये जो जिसे कहते हैं कि स्मॉल ओबीसी पार्टीज़ हैं, जो उस तरह के जाति समीकरण हैं जिसमें एक समाज 2-4 ज़िलों में मजबूत है, कश्यप समाज है, सैनी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, या जैसे सोनेलाल पटेल की अपना दल की जो पार्टी है वो है। लेकिन यहाँ आम आदमी पार्टी कहाँ से कूद पड़ी? इनका कौन सा वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में जिसके कारण वो लखनऊ जा पहुँचे? देखिए, आम आदमी पार्टी पिछले कुछ समय से काफ़ी कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश में अपने फुटप्रिंट्स बढ़ाने की। आपको याद होगा जो राम टेम्पल को लेके जो उसके ज़मीन की खरीद फरोख्त को लेके जो बवाल मचा था, उसमें संजय सिंह ने बहुत राजनीतिक दलों से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये डिमांड किया था कि जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको अरेस्ट किया जाए। वो तमाम मुद्दों पर योगी सरकार को घेरने की कोशिश करते। तो आम आदमी पार्टी केवल अपना फुटप्रिंट एक्सपैंड कर रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यदि उन्हें कुछ सीटें जो नोएडा दिल्ली के बॉर्डर की मिलती है, जिससे उनका आम आदमी पार्टी का जो एक्सपेंशन एरिया कैशमेंट एरिया मान सकें, उस एरिया में सीट मिलती है, तो चांसेस है कि वो 1-2 सीट या उससे थोड़ा ज़्यादा सीट जीत सकती है। ये बेसिकली एक इंप्रेशन कन्वे करने का भी तरीका है कि कैसे इस वक्त अखिलेश यादव की पार्टी से हर छोटी बड़ी पार्टियां गठबंधन करने को तैयार है। इससे एक मैसेज जाए कि अखिलेश इस चुनाव में काफ़ी सशक्त उम्मीदवार है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये फोटो देख के जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। देखिए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये तो हमें रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि तमाम पार्टियां जब आपके साथ जुड़ती हैं तो एक मैसेज जाता है, इन तरह के फोटो ऑप्स का एक मैसेज जाता है कि सारी पार्टियां जो हैं, सारी विपक्षी पार्टियां, वो अखिलेश यादव के पीछे लामबंद हो रही। वो इसलिए हो रही कि उनको ऐसा होता दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की वापसी हो सके। यदि ऐसा मैसेज कन्वे कराने में इनके सिपहसालार सफल होंगे तो ये अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी जीत होगी। ये मोरल बूस्टर होता है। एक्चुअल कितना होगा ये तो मुझे ब्रजेश पॉलिटिक्स समझाइए, क्योंकि हम आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी, केजरीवाल थैंक यू हनुमान जी कई बार कह चुके हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यहाँ से ट्रेन एक अयोध्या भी जा रही है, एक उनकी राजनीति की धार अयोध्या, सरयू, थैंक यू हनुमान जी, जो रिप्लिका बन रहे हैं अयोध्या के मंदिर के, वो एक उस तरफ जा रही है। दूसरी तरफ उनके नेता खाटी समाजवादी पार्टी, मतलब जिसकी विरासत अलग है, सोशलिस्ट, सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स, ये मिलेंगे कैसे? देखिए, ऐसा है कि इस पे आपको ये समझना होगा कि अरविंद केजरीवाल एक दूसरी तरफ से प्रयास ये कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एक इंडिपेंडेंट पार्टी के तौर पे स्टैब्लिश हो जाए। उसके लिए यदि आपको याद होगा कि वो मनीष सिसोदिया के साथ रामलला के मंदिर गए, वहाँ दर्शन किया। उसके अलावा यहाँ पर त्यागराज स्टेडियम में मंदिर का, जैसे आपने बोला, रेप्लिका बनाया, लोगों को दर्शन कराने जा रहे हैं अयोध्या की। ये उनका इंडिविजुअल प्रयास है कि आम आदमी पार्टी एज अ पार्टी स्टैब्लिश हो सके उत्तर प्रदेश में। लेकिन ऐसा फौरी तौर पे होता नहीं दिख रहा, तो इसमें आपको सहारे की जरूरत है और अखिलेश यादव वो सहारा है। नहीं ब्रजेश, मुझे ये बताइए कि कांग्रेस को छोड़ के जितने अन्य दल हैं सब राष्ट्रीय पार्टियां बने, मतलब तृणमूल गोवा में चुनाव लड़ रही है, ललितेश त्रिपाठी तृणमूल ज्वाइन कर लेते हैं, आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में सरकार में है वो उत्तर प्रदेश में हाथ मिला रही है। ये हो क्या रहा है? मतलब जिसे कहते हैं जो राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं सब उत्तर प्रदेश में निकल रही हैं। नहीं, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं निकल रही, ये सारी पार्टियां पंजाब में लड़ रही हैं चुनाव, गोवा में लड़ रही हैं चुनाव, उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है। यदि हम केवल आम आदमी पार्टी की बात करें तो जो उनका एक्सपेंशन स्ट्रीक है वो कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा ईमानदार प्रतीत होता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी एक फ्रंट पे चुनाव लड़ रही है, दूसरे फ्रंट पे अपने घर बचाने की चुनाव की कवायद में जुटी हुई है। तो
कांग्रेस इस टाइम पे उस तरह से सीरियस पार्टी या सीरियस ऑल्टरनेट के तौर पे नहीं उभर पा रही है जितना ये तमाम जो क्षेत्रीय छत्रप है ये उभर रहे हैं। आप सोचिए कि ललितेश पति त्रिपाठी जिनकी इतनी पुरानी विरासत है कांग्रेस पार्टी के साथ, उनके परिवार के लोग उन्हें छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में जा रहे हैं। ये तृणमूल कांग्रेस से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के लिए सबक बनने की तरफ इशारा करता है, रादर देन की तृणमूल कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कितना अच्छा कर लेकिन पाएगी। फिर भी मुझे बात समझ में नहीं आती। चलिए तृणमूल कांग्रेस का फिर भी समझ सकते हैं, दमखम है, 10 लोगों को राज्यसभा भेजा जा सकता है। हमेशा जो पश्चिम बंगाल की पार्टियां रही हैं वो उत्तर पूर्व में बड़ी मजबूत रहती हैं, ये सब समझ में आता है। एनसीपी ने भी जब संगमा साहब को तोड़ा था तो उनका भी एक्सपेंशन उत्तर पूर्व में हो गया था। लेकिन आम आदमी पार्टी का यहाँ पहुँचना, मुझे तो कई बार याद आता है कि याद होगा आपको 2017 में केजरीवाल जी को कहना पड़ा था मैं दिल्ली छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। तो ये डायनेमिक्स क्या है? मुझे एक चीज बताइए, नेता नहीं है कोई यूपी में, चेहरा नहीं है, और अब ये जो फोटो ऑब्सेशंस हो रहे हैं, मैं कार्तिकेय, इसका कारण क्या है? लोग ये कहते हैं कि केवल मरा हुआ आदमी अपने विचार नहीं बदलता, उसके अलावा सब आदमी अपने विचार बदलते। केजरीवाल को यदि आप ईमानदारी से देखें तो एक ऐसे आंदोलन की उपज थे जिसमें बहुत लोगों का कहना था कि आरएसएस के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया गया आंदोलन था, और वो पिछले 40 साल में यदि आप राजनीति में देखें तो वो इकलौते ऐसे आदमी जो वहाँ से निकले, उन्होंने दिल्ली पे काबिज हुए, और दिल्ली पे ऐसा काबिज हुए कि एक नेशनल पार्टी और एक पार्टी ऐसी जो दिल्ली में इतनी जिसकी ज़बरदस्त पकड़ थी, जहाँ वो सरकारें बना चुकी थी, उसको पिछले 3 बार से न केवल हरा रहे हैं बल्कि धराशाही कर रहे हैं। तो उस आदमी में आप ये तो नहीं कह सकते कि केवल वो एकदम क्षेत्रीय पार्टी है। दूसरी चीज़, यदि पंजाब में वो 10 सीटें ले आते हैं और यदि उत्तराखंड में 2 सीटें ले आते हैं, तो आज की तौर पे एक नेशनल पार्टी या एक एक्सपेंशन के मोड में निकली रीजनल पार्टी में वो सबसे आगे वाले स्थान में खड़े होंगे। और यदि वो पंजाब जीत जाते हैं तो आज की डेट में नरेंद्र मोदी, ये मतलब ज़मीन पर उतना नहीं इफेक्टिव होगा, लेकिन परसेप्शन की लड़ाई में ये साफ दिखेगा कि कैसे एक पार्टी, रीजनल पार्टी, यहाँ से अपना फुटप्रिंट एक्सपैंड कर रही। मोदी से लड़ना एक मैसेज देना था कि कोई कितना भी कद्दावर हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा, वहां हारा। और माफी मांगना यह दिखाना था कि कहीं ऐसा ना हो कि यदि हम माफी नहीं मांगेंगे तो यहां की भी सत्ता चली गई। ये एक बहुत ही केयरफुली कैलिब्रेटेड पॉलिटिशियन की निशानी है, और इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन वो तो बात सही है, लेकिन अगर मैं ऐसे पूछूं भाई चुनाव कहां से लड़ेंगे? लखनऊ से लड़ेंगे? आम आदमी पार्टी को टिकट कहां से मिलेंगे? कौन सी जगह से मिलेंगे? पंजाब और उत्तर प्रदेश में बहुत फर्क है। पंजाब में जो इलेक्टोरेट है और जो उत्तर प्रदेश का इलेक्टोरेट है, वो जनमानस तो बहुत अलग अलग है, भावनाएं अलग अलग हैं, मुद्दे अलग अलग हैं। तो मैं सिर्फ अभी यूपी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये अच्छे फोटो ऑप हैं, पीछे प्रमोद तिवारी भी दिख रहे हैं वैसे कांग्रेस के नेता, ऐसा नहीं है, लेकिन कांग्रेस तो कहीं रेस पे ही नहीं है। देखिए, कांग्रेस रेस में हो ना हो, आप इसको ऐसे समझिए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी रीजनल पार्टी के तौर पे नंबर 1 है, इसमें आप इससे इनकार नहीं कर सकते। और यदि दिल्ली से सटा नोएडा, गाजियाबाद, उस पूरे एरिया में आम आदमी पार्टी सिर्फ 1 सीट जीत जाती है या सिर्फ 2 सीट जीत जाती है समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बाद, फिर आप क्या कहेंगे कि जिस स्टेट में एक आम आदमी पार्टी के 1 सीट जीतने की कवायद नहीं है, यदि वो किसी भी तरह साम दाम दंड भेद लगा के 2 सीट ही जीत जाती है, 1 सीट ही जीत जाती है, तो उसका जो एक पॉलिटिकल एक्सपेंशन है वो एक, आप उसके लिहाज से इसको देखिए। और इसके अलावा नहीं कि अरविंद केजरीवाल ये सोच रहे होंगे कि वो 20 सीटें या 25 सीटें जीत सके, ऐसा अरविंद केजरीवाल को भी असलियत पता है। ब्रजेश, खैर ये तो फोटो ऑफ है, लेकिन जो चीज़ अपने शबाब पे पहुंच रही है वो जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का गठबंधन है। मोटी बात यह है, मतलब आज की जो बड़ी खबर है वो ये है कि खिचड़ी नहीं खीर बन गई इन लोगों की। कहने का मतलब है कि इन लोगों ने बाकायदा जो इनके अपने जो एक सीटों के बंटवारे को लेके जो माइक्रो मैनेजमेंट होता है असेंबली के चुनाव में, वो लगभग पूरा हो गया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब गठबंधन का सबसे बड़ा प्रतीक, या जिसे कहते हैं जो सुपर गठबंधन था, वो फेल हो गया 2019 में, रालोद सपा बसपा का, तो इससे कितनी आशाएं लगाई जाएं इस वाले गठबंधन से? देखिए, ऐसा है कि बहुत बार राजनीति भी परिस्थितियों पर डिपेंड करती है। कई बार ऐसा होता है कि जब हिंदू वेव चलता है तो उसमें जो बहुत सारे लोग जो माइन्यूटली गणित लगाते हैं कि 2% पासी इधर जाएंगे, जाटव इधर जाएंगे, लोध इधर जाएंगे और वो करेंगे, वो ये भूल जाते हैं कि जो वेव होती है वो एकदम सारी समीकरणों को ध्वस्त करते हुए आपकी पार्टी को जिता देती है, और जो तमाम गठबंधन और कौन कितना जीतेगा ये केवल देखते रह जाते हैं। दूसरा एंगल ये होता है कि 2019 की लड़ाई और 2022 की लड़ाई में ज़मीन आसमान का अंतर है। यदि आप रीजनल पार्टी देखें, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे महाविकास गठबंधन हो महाराष्ट्र का, रीजनल में जिस रीजनल पार्टी ने बीजेपी से लड़ने का दमखम और मादा दिखाया, वहां उसने बीजेपी को हरा दिया। नेशनल पे अभी भी नरेंद्र मोदी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दिख रहा। तो जो रीजनल समीकरण है, आपको उसको केवल रीजनल के एनालिसिस से लेना होगा। बहुत लोगों का यह मानना है, जो अखिलेश यादव कैंप के और बाकी विपक्षी कैंप के हैं, कि यदि स्थिति
इतनी डरावनी या बीजेपी को की भयावह नहीं लगती तो किसी भी सूरत में जो 1 साल से ज़्यादा समय पे किसान बैठे हुए थे, धरना दे रहे थे, प्रधानमंत्री किसी भी सूरत में न माफी मांगते और न इन तीनों किसानों कृषि बिलों को वापस लेते। कोर्स करेक्शन भी तो बोला जा सकता है। तो कोर्स करेक्शन आप तब कब करते हैं? जब आपको लगता है कि कोर्स करेक्शन आप तभी करते हैं जब आपको लगता है कि नुकसान होने वाला है। तो विपक्षी पार्टी अगर मैं बेनिफिट ऑफ डाउट प्रधानमंत्री को दूं, प्रधानमंत्री ने बहुत कोर्स करेक्शन किए हैं। 2015 में किया, 2017 में गुजरात चुनाव से पहले किया और अब किया। कोर्स करेक्शन से हो सकता है कि एक सेकंड, कोर्स करेक्शन से हो सकता है कि प्रधानमंत्री की छवि को झटका लगा हो 7, 8, 10, 11, 12 दिन के लिए, लेकिन जो दूरगामी परिणाम थे वो परिणाम बीजेपी के लिए अच्छे रहे। भाई ये तो अब वक्त बताएगा कि बीजेपी के लिए अच्छे थे या नहीं थे, लेकिन कोर्स करेक्शन से ये भी साबित हो जाता है कि आपको पता है कि गलती हो रही है और इसी के चलते आप कोर्स करेक्शन करते। गुजरात जो बीजेपी का गढ़ था, वहाँ गुजरात में बीजेपी, मैं उस वक्त वहाँ बीजेपी के कार्यालय में मौजूद था, सुबह 100-120 सीटों पर नगाड़े बज रहे थे। अच्छा चलिए, 100 के रेंज में आने पर जब नगाड़े बज रहे थे। अब जयंत पे आते हैं, तो आपको लगता है कि ये जो जेएम कॉम्बिनेशन है, जेएम कॉम्बिनेशन प्लस अदर, जिसमें कश्यप, सैनी, वो जो उस तरह की जाति जो 2, 4, 15 डिस्ट्रिक्ट में महत्वपूर्ण होती हैं, उनके साथ जो गठबंधन कर रही समाजवादी पार्टी, वो सक्सेसफुल होगा, सफल रहेगा? सफल होगा या नहीं होगा ये तो चुनाव के बाद पता लगेगा, लेकिन आप जो अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, जिस तरह से किसान आंदोलन के चलते वेस्टर्न यूपी में तमाम इस तरह की खबरें आ रही थी कि बड़े बड़े नेताओं को किसान अपने गांव में घुसने नहीं दे रहे थे, उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जो पब्लिकली नहीं बोल रहे थे लेकिन प्राइवेटली एडमिट कर रहे थे कि चीजें उस तरह से नहीं है जैसी 2017 या 2019 में थी। और इसी चीजों को एक्सप्लॉइट करने के लिए हर आदमी या हर पार्टी अपने बेस्ट अंडरस्टैंडिंग से एक स्ट्रेटजी बनाती है। जयंत चौधरी के सामने मुझे लगता है ये इस वक्त उनकी पॉलिटिकल लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है। यदि वो उसमें जीत गए तो उत्तर प्रदेश के दोबारा बड़े नेता के तौर पर उभरेंगे, उसमें यदि हार गए तो शायद उनको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को हल्का। वैसे जयंत चौधरी की लेगेसी काफी बड़ी है, लेकिन एक फर्क है जयंत चौधरी का। लोग कई बार कहते हैं जयंत चौधरी के बारे में कि भाई जब चौधरी चरण सिंह के बाद अजीत सिंह आए तब पार्टी जाट पार्टी हो गई, अब जयंत चौधरी। लेकिन एक फ़र्क ये है कि अजीत सिंह को इसलिए आना पड़ा, जब चौधरी साहब का देहांत हुआ तो वो कैलिफोर्निया में एक बड़े सक्सेसफुल इंजीनियर के तौर पे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे काम कर रहे थे 80 के दशक में। उनको मजबूरन आना पड़ा, वो खुद पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। लेकिन जयंत चौधरी खुद अपनी नौकरी छोड़ के आए हैं। कहने का मतलब है कि एक चॉइस है, एक पसंद है, तो वो दिखता है दोनों के बीच में। जिस तरीके से अजीत सिंह ने पॉलिटिक्स की और जिस तरीके से जयंत चौधरी कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। इसको ऐसे आप समझिए कि चाहे आपको मजबूरी में छोड़नी पड़ी हो, चाहे आप खुशी खुशी छोड़ के आए हो, आज की पॉलिटिक्स एक साफ स्पष्ट है। पिछले 5-10 साल की आप पॉलिटिक्स उठा के देखें, स्पेशली 2014 के बाद, जीत वही रहा है जो लड़ने का मादा दिखा रहा है। यदि आपके अंदर लड़ने का मादा है तो भले ही आपके छोड़ के आए हो या आप छोड़ के तो राहुल गांधी भी रहे, लड़ने का मादा जिस हिसाब से ये दोनों दिखा रहे हो, जिस हिसाब से दिखानी चाहिए उस हिसाब से नहीं है। ये वहां रह रहे हैं, ये जिस तरह से अखिलेश यादव टूर कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जब पिछली बार प्रियंका गांधी को अपना घर छोड़ना पड़ा था तो कहा गया कि आप लखनऊ में जाके शिफ्ट होंगी। दिल्ली में रह के यदि आप सोच रहे हैं कि आप लखनऊ की राजनीति करें और उसको आप इंटरप्रेट करें कि आप लड़ने का मादा दिखा रहे हैं, तो वो उस हिसाब से सही नहीं होगा। आपका कहने का मतलब है कि लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि ना कि वो लड़ रहे हैं, पर उनके बीच में रह रहे हैं और वहां से जाएंगे नहीं। मतलब कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी का उदाहरण लीजिए। स्मृति ईरानी ने अमेठी में घर खरीदा, स्मृति ईरानी एक तरह से शिफ्ट हुई उस दौरान। मतलब मोटी बात है कि हमारा जो वोटर है उसके एक्सपेक्टेशन बढ़ गए हैं। 70 के दशक में होता था कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी आते थे, वापस आते थे, लेकिन अब कार्यकर्ता, वहाँ आपके जो पार्टी का अपरेटस है, लोग हैं, वो उनको लगता है कि भाई अगर आप हमारे नेता हैं तो हमारे बीच में रहिए। मैं कहूँ, मुझे ये भी नहीं कहनी चाहिए कि महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई। ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है हमारे लोकतंत्र में, क्योंकि वाकई ये एक कमी थी हमारे लोकतांत्रिक ढांचे में, जहां बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता था हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को कि भाई यहाँ वहाँ व्यस्त है, यहाँ व्यस्त है। लेकिन अब जो महत्वाकांक्षाएं, ये अच्छी महत्वाकांक्षाएं, लेकिन खैर जो आज यूपी में, उससे 2-3 चीज़ें साफ है कि जो गठबंधन हो रहे हैं लगातार, आप देखेंगे जो बड़ी पार्टियां हैं वो बड़े दलों की तरफ नहीं जा रही हैं। एक बड़ी पार्टी छोटे छोटे दलों की तरफ जा रही है। दूसरी, एक उत्तर प्रदेश में पिछले 5-6 साल में एक बड़ा घटना चक्र शुरू हुआ है, डेवलपमेंट है ये, कि कास्ट बेस्ड पार्टीज, जाति के आधार पर जो पार्टियां बनी हैं वो निकल के आ गई हैं। लोग कह सकते हैं कि भाई ये एक कुरूप रूप है हमारे सामाजिक व्यवस्था का। लेकिन दूसरी तरफ ये समझिए कि जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं, जो आर्थिक व्यवस्था होती है, उसके बेनिफिशरीज कुछ जातीय समूह बने। अब जो और जातियां हैं जो इतनी फैली नहीं है, सामाजिक और राजनीतिक वर्चस्व नहीं है,
वो अपने आप को संगठित कर रही हैं और फिर वो कह रही हैं कि भाई अगर आपको हमारा वोट चाहिए तो कुछ हमारे भी प्रतिनिधि जाने चाहिए विधानसभा में। तो ये जो घटना चक्र शुरू हुआ है, इसी के तहत जयंत चौधरी की चाहे मीटिंग हो, चाहे ये संजय सिंह की मीटिंग हो, कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कि इसको अगर संक्षिप्त रूप में हम अपने दर्शकों के लिए कंक्लूड करें, एक रेनबो अलायंस बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल रेनबो हो रहा है। और देखिए जो जातीय राजनीति है वो आज से नहीं है। जातीय राजनीति आप एस्पिरेशन देखिए, जब कांशीराम ने शुरू किया था, जब आप दलित राजनीति थी, मायावती दलितों की बेटी थी, जब मुलायम सिंह ने चालू किया तो मुलायम सिंह सबसे बड़े ओबीसी के थे, क्योंकि हर पार्टी को लगता है कि न्यूमेरिक्स के हिसाब से उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जो पुरानी जो ढांचा है कि केवल आप ब्राह्मण हैं, अपर कास्ट हैं, इसलिए आपको मिले, वो नहीं होगा। आप 1993 याद कीजिए कि जब राम मंदिर, बाबरी मस्जिद टूटी थी और बीजेपी की पॉलिटिक्स अपने पूरे शबाब पे थी, बिल्कुल उसमें बसपा और सपा के गठबंधन ने इनको सत्ता में नहीं आने दिया था। तो वो पॉलिटिक्स चल रही है। हर पार्टी अपने हिसाब से कैलकुलेशन करती है। वो तो कई बार जमीन पे ऐसा होता है कि आखिरी मोमेंट में खेल हो जाता है और वो आपकी सारी प्लानिंग सब धता हो जाती है। बस मोटी बात ये, मैं इसी बात पे इस चर्चा को खत्म करूंगा कि हाँ, अगर वेव पॉलिटिक्स होगी तो और वेव होगी तो बीजेपी को फायदा होगा। अगर ये चुनाव सीट बाय सीट हो जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी बाय कॉन्स्टिट्यूंसी हो जाएगी, तो विपक्षी दलों को फायदा हो जाएगा। तो आप एक हमारी खास पेशकश देख रहे थे मेरे सहयोगी ब्रजेश पांडे के साथ। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे बात कर रहे थे। कल फिर हम दोनों आपके सामने आएंगे, कोई दूसरा विषय होगा, चर्चा उस विषय पे करेंगे। बस फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।